अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सेकंड पार्ट करना है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के ये 4 रिजल्ट्स थे जो पिछले लेक्चर के अंदर हमने ड्राइव किए थे फ्रॉम ग्राफ। ये समझ लें कि ये पूरी ग्राफ की इंफॉर्मेशन है जिसको हमने मॉडर्न और क्लासिकल फिज़िक्स से, यानी 20वीं सदी के बाद आने वाली फ़िज़िक्स और 20वीं सदी से पहले की फ़िज़िक्स जो है, ये 2 अलग अलग थ्योरीज़ देती हैं इस ग्राफ को समझाने की खातिर। तो हमने देखना ये है कि इनमें से कौन सी बेटर एक्सप्लेनेशन हमें देती है। अगर हम क्लासिकल फ़िज़िक्स की एक्सप्लेनेशन मांगे टू सॉल्व ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्रॉब्लम्स, तो हम इसको लिखेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स व्यू। ये क्लासिकल मैकेनिक्स का क्या व्यू है इसके बारे में। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको तरतीब समझाई हुई है इस लेक्चर की, कि लेक्चर के पहले हिस्से में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो निकाल कर रखे हुए हैं, और एक्सपेरिमेंट के दूसरे पार्ट में हमने उन रिजल्ट को मॉडर्न और क्लासिकल फिज़िक्स से समझने की कोशिश करनी है। एंड क्लासिकल फिज़िक्स बिफोर 20th सेंचुरी, 20वीं सदी से पहले की जो फिज़िक्स है वो क्लासिकल फिज़िक्स है। वो मानती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को, वो यूज़ करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को इन रिजल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी EM वेव थ्योरी radiations are emitted or absorbed in continuous manner। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का मानना है कि जो रेडिएशंस हैं किसी भी बॉडी से निकलती हैं या वो बॉडी एब्जॉर्ब करती है, वो हमेशा कॉन्टिन्यूस मैनर में होगी। कॉन्टिन्यूस मैनर का मतलब क्या है कि जिस तरीके से हम सपोज कर लें कि हम एक टैंक लेते हैं एंड दिस टैंक इज फिल्ड विद वाटर। इसके अंदर मैंने पानी को फिल कर लिया और इस पानी के अंदर मैंने एक दहकता हुआ यानी एक हॉट मेटल जो है वो रेड कलर की इसके अंदर डिप कर दी। दिस इज हॉट मेटल प्लेट। तो बच्चों क्या होगा, पानी कूल्ड वाटर है और उसके अंदर मैंने एक हॉट मेटल प्लेट डिप की। तो आप बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं कि हाई टेम्परेचर प्लेट का है और लो टेम्परेचर वाटर का है। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ एनर्जी ट्रांसफर होगी एंड दिस एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी मानती है कि ये रेडिएशंस जो हैं ये वेव की सूरत में निकलकर इस पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो दीज वेव्स आर कॉन्टिन्यूस। यहाँ मैं वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ये शक्ल होती तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो आप समझ लें कि इस किस्म की वेव बनाकर एनर्जीज इस हॉट मेटल प्लेट से निकलकर वो रेडिएशन कूल्ड वाटर का हिस्सा बन जाएंगी। इसको ये रेडिएशंस है। ये तब तक अमल जारी रहेगा जब तक ये दोनों टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाएंगे। ये थर्मोडायनामिक का असूल है और ये रेडिएशन यानी रेडिएशन एनर्जी मुंतकिल होने का असूल है।
यही काम होगा अगर आप हॉट मेटल प्लेट को रूम के अंदर लाकर रख दें, तो इसमें से उस वक्त तक रेडिएशन निकलकर रूम के इन्वायरमेंट का हिस्सा बनती जाएंगी जब तक के रूम का टेम्परेचर इस हॉट मेटल प्लेट के टेम्परेचर के बराबर नहीं आ जाता। तो ये रेडिएशन किस सूरत में निकलेंगी? ये ईएम वेव की सूरत में निकलेंगी और वो वेव कॉन्टिन्यूसली निकल रही होंगी। तो बच्चों, इस चीज से अगर वो वेव्स कॉन्टिन्यूसली उस मेटल प्लेट से निकलती हैं तो हमें ब्लैक बॉडी समझने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। पहली बात कि ब्लैक बॉडी का पहला पॉइंट ही हमें समझ नहीं आता। अगर ये वेव कॉन्टिन्यूसली निकल रही हैं तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए, जबकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। ये नॉट अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरीज का जो कॉन्टिन्यूस पैटर्न है कि कॉन्टिन्यूसली एनर्जी निकलती है, एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ये पॉइंट हमें यहां पर आकर इसके यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने में नाकाम रहता है। फिर ये वेव की शक्ल में एनर्जी अगर निकलती है तो इस हॉट मेटल से निकलने वाली वेव्स की एनर्जी वेवलेंथ के बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए, जबकि ईएम वेव्स का कहना यह है कि इंटेंसिटी का ताल्लुक एनर्जी के साथ है और एनर्जी वेवलेंथ के इंडिपेंडेंट होती है, जिससे यह शो होता है कि वेवलेंथ और एनर्जी का कोई आपस में ताल्लुक नहीं है। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि दो ऐसी वेव्स जिनकी वेवलेंथ बराबर हो, यानी जितना लैम्डा इसका है उतना लैम्डा इसका है, लेकिन एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो तो ज्यादा एम्पलीट्यूड वाले की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि एम्पलीट्यूड के लिहाज से इंटेंसिटी बदलती है, वेवलेंथ के हिसाब से इंटेंसिटी नहीं बदलती। जबकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है, या ग्राफ का ये रिजल्ट आया था कि वेवलेंथ बढ़ते हुई वेवलेंथ की इंटेंसिटी बढ़ रही है और एक खास वेवलेंथ के बाद इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये सेकंड पॉइंट है। एनर्जी इंटेंसिटी इंक्रीज व्हेन द वेवलेंथ इंक्रीजेस, बट आफ्टर लैम्डा मैक्सिमम फर्दर इंक्रीज इन वेवलेंथ कॉज टू डिक्रीज इन इंटेंसिटी। यानी इंटेंसिटी और वेवलेंथ आपस में यहां पर ऐसे लग रहा है जैसे ताल्लुक रखती हैं। अगर ताल्लुक नहीं भी रखती तो कम से कम ये पॉइंट हमें समझ आ जाना चाहिए था कि वेवलेंथ बढ़ने से इंटेंसिटी क्यों बढ़ रही है। ये पॉइंट भी क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं समझाया जा रहा। तीसरा पॉइंट इसका बेटे कि वो लैम्डा मैक्स डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से, यानी निकलने वाली रेडिएशन शॉर्टर वेवलेंथ की हो जाती हैं। ये चीज भी क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं समझा पाती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये कहती है कि टेम्परेचर डिफरेंस से रेडिएशन मुंतकिल होती हैं, लेकिन वो रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ल में मुंतकिल होती हैं। तो टेम्परेचर और वेवलेंथ का आपस में क्या रिलेशन है, इस चीज को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने हमें एक्सप्लेन नहीं किया। तो अगर हम पहले तीन रिजल्ट्स ही देख लें तो ये हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी नहीं समझा पा रही। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कंप्लीटली फेल्ड टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बिहेवियर को समझने में ये नाकाम रहती है, तो हम ये पूरी तरह से हमें नहीं समझा पाती। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कैन नॉट explain the black body radiation। ये तो हो गई बच्चों फेल। मॉडर्न फिजिक्स आती है और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ऑपरेशन करके रख देती है।
यानी हर चीज को वेल डिफाइंड, वेल क्लियर एक्सप्लेन करती है। मॉडर्न फिजिक्स में एक साइंटिस्ट आता है मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूं। ये आइंस्टाइन का कोलीग था और आइंस्टाइन से सीनियर था। आइंस्टाइन और मैक्स प्लैंक दोनों जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे और मैक्स प्लैंक और आइंस्टाइन की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और बहुत अरसा तक इन्होंने इकट्ठा काम भी किया। मैक्स प्लैंक अपनी एक प्लैंक्स अजम्पशन से इस चीज़ को लेकर चलता है। प्लैंक्स अजम्पशन, वो प्लैंक्स अजम्पशन क्या है? वो बहुत ज़बरदस्त है। इसने बेटे ये वाला पैटर्न ही बदल के रख दिया। इसने सोचने का ये अंदाज ही बदल दिया। मैक्स प्लैंक का कहना था, ये वैसे बात नाकाबिल यकीन थी उस वक्त जिस वक्त प्लैंक ने ये अजम्पशन दी। इस वजह से इसको ड्रामेटिक अजम्पशन भी बोला जाता है कि ऐसे लगता था जैसे कुछ ड्रामे की लाइंस जो हैं वो प्लैंक बोल रहा है और इसको समझ नहीं आ रही ये क्या बोल रहा है, लेकिन हकीकत में वो प्लैंक बिल्कुल सही बोल रहा था। बाज़ औक़ात कोई अगर बात कर रहा हो और वो बात रियलिटी से बहुत दूर हो तो हमें लगता है कि वो गलत बोल रहा है, लेकिन वक्त के साथ वही सच साबित हो जाता है। ऐसा ही कुछ प्लैंक के साथ हुआ। प्लैंक जो लाइंस बोल रहा था, क्लासिकल फिजिक्स का एक अरूज था। क्लासिकल फिजिक्स को मानने वाले साइंटिस्ट इस बात पे यकीन करने को तैयार नहीं थे, लेकिन वक्त ने यह साबित किया कि प्लैंक की दी गई अजम्पशन 100% करेक्ट है। प्लैंक कहता है कि अपने सोचने का अंदाज बदलिए। जो एनर्जी किसी बॉडी से निकलती है और दूसरी बॉडी के अंदर दाखिल होती है या किसी भी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है, वो कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकती। कॉन्टिन्यूस फॉर्मेटी के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। उसका फॉर्मेट हमेशा पार्टिकल की शक्ल में होगा। और इसकी लॉजिक वो बहुत ज़बरदस्त देता है। कहता है मैटर खुद यानी मादा एनर्जी हीटअप करने से मादा से निकलेगी और मादा खुद कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो कैसे मुमकिन है कि वो कॉन्टिन्यूस रेडिएशन को एमिट कर सके? तो ये बात कुछ दिल को लगती भी थी कि मादा जो है वो कंपोज हुआ है स्मॉल पार्टिकल से, एटम्स और मॉलिक्यूल से। तो जब मादा खुद कॉन्टिन्यूस नहीं है, हाउ इट पॉसिबल इट एमिट कॉन्टिन्यूस रेडिएशन? इस वजह से प्लैंक की इस अजम्पशन को थोड़ी सी एक्सेप्टेंस मिलनी शुरू हुई इस बेस पर कि मैटर इज नॉट continuous, so radiations emitted or absorbed in discrete पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी दानेदार शक्ल में है। जिस तरह से मादा एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, यानी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, प्लैंक का कहना है जो एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब होती है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स की शक्ल में होती है। और वो छोटे पार्टिकल्स को इसने नाम दिया क्वांटा का और कहा कि एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं निकलती बल्कि डिस्क्रीट पैकेट्स की शक्ल में निकलती है। डिस्क्रीट पैकेट्स कैसे होते हैं? वो छोटे छोटे दाने की शक्ल में निकल रही होती है और वो छोटे छोटे जो ज़र्रात होते हैं एनर्जी के, उन ज़र्रात को डिस्क्रीट नेचर बोलते हैं। ज़र्रात की शक्ल में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और ज़र्रात की शक्ल में ही एनर्जी एमिट होती है। क्योंकि जिन मादे के
जर्रात ने ही एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होती है और जर्रात ने ही एनर्जी इमिट करनी होती है। तो जब जर्रात एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट कर रहे हैं तो वो कॉन्टिन्यूस कैसे करेंगे? वो फिर छोटे एनर्जी पैकेट्स की सूरत में ही एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट करेंगे। ये बात समझना शुरू में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था कि हम समझते थे कि किसी भी जगह से जो निकलकर लाइट आती है वो वेव बनाकर आती है, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूस होती। कॉन्टिन्यूस का मतलब है दरमियान में ब्रेक नहीं आता, दरमियान में टूटता नहीं है कुछ। लेकिन प्लांक्स ने तो सब कुछ बदल के रख दिया। प्लांक्स कहता है कि वो जो एनर्जी आ रही है वो तस्बीह के दानों की तरह है। जिस तरह तस्बीह के छोटे छोटे दाने होते हैं वो मिलकर तस्बीह बना रहे होते हैं, और अगर हम दूर से देखें तो वो एक पट्टी नजर आती है, वो छोटे छोटे दाने नजर नहीं आते। लेकिन अगर करीब जाकर देखें तो वो छोटे छोटे दाने नजर आते हैं जो कि डिस्क्रीट होते हैं, जो कि कॉन्टिन्यूस नहीं है, एक दाना दूसरे दाने से बिल्कुल अलग है। प्लांक्स कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही कहीं दूर से आती हुई लाइट आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नजर आती है, लेकिन जब ये किसी जगह पर जाकर एब्जॉर्ब होती है तो ये बहुत करीब हो जाती है उस पार्टिकल के, तो उस पार्टिकल को ये एक दानेदार नेचर की सूरत में, ग्रैनुलर नेचर की सूरत में नजर आ रही होती है। और इस छोटे से एनर्जी के दाने को क्वांटा का नाम देते हैं, ठीक है। तो हम उस छोटे से एनर्जी पैकेट को वो बेटे बोलेंगे क्वांटा। व्हाट इज क्वांटा? क्वांटा जिस तरह से किसी जमाने में यह समझा जाता था कि मैटर इज कंपोज्ड बाय स्मॉल पार्टिकल्स एंड दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स, और आप एटम को मजीद छोटे हिस्से में नहीं तोड़ सकते। एटम यानी किसी मैटर को तोड़ते जाओ, जो सबसे छोटा जर्रा निकलेगा वो एटम होगा, और उस एटम से पूरा मैटर मिलकर बना है। इसी तरह प्लांक्स कहता है कि जो एनर्जी किसी बॉडी से निकलती है या एब्जॉर्ब होती है वो एनर्जी छोटे छोटे जर्रात से मिलकर बनती है, और उसके एक छोटे इनडिविजिबल यानी जो मजीद तकसीम ना हो सके उस जर्रे का नाम क्वांटा होता है। तो इसको हम बोलते हैं द स्मॉलेस्ट एनर्जी पार्टिकल that cannot be divided more is called क्वांटा। उसको क्वांटा का नाम देते हैं, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। क्वांटा एक एनर्जी पैकेट है, और जो एनर्जी निकलती है, अब हम प्लांक्स के अकॉर्डिंग इस चीज को सोचेंगे कि निकलने वाली एनर्जी बच्चों वो छोटे छोटे पैकेट्स की शक्ल में है, वो वेव की शक्ल में नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हमारे लिए आसानी पैदा करता है प्लांक्स। वो कहता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नजर आ रही हैं वो खुद असल में छोटे छोटे पैकेट्स, वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स से मिलकर बनी है। जैसे कि मैंने कहा कि एक तस्बीह होती है, उस तस्बीह के अंदर बहुत सारे दाने होते हैं, तो वो छोटे छोटे जो दाने हैं वो एनर्जी पैकेट्स हैं। जब वो दाने जोड़ते जाते हैं तो एक वेव बन जाती है। इसी तरह जैसे आप उन दानों को जोड़कर एक तस्बीह बना लेते हैं तो ऐसे लगता है वो तस्बीह कॉन्टिन्यूस है, दरमियान में ब्रेक नहीं आ रहा, तो असल में हर दाना दूसरे दाने से अलग है। इसी तरह प्लांक्स कहता है ये छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स क्वांटा कहलाते हैं। ये क्वांटा इतने करीब होकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस नजर आने लग जाते हैं। ठीक है, तो जो भी रेडिएशंस निकलती हैं किसी भी बॉडी से या एब्जॉर्ब होती हैं वो पैकेट्स की शक्ल में होती हैं, और वो पैकेट्स किसी ना किसी फर्दर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ही होते हैं, यानी किसी ना किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ही वो पैकेट्स होंगे। अब उस स्मॉलेस्ट वेव
स्मॉलेस्ट एनर्जी पार्टिकल को क्वांटा का नाम दिया गया था। लेकिन आइंस्टाइन, मैंने बताया था जैसे कि प्लांक्स का बहुत अच्छा दोस्त था, आइंस्टाइन ने इसका नाम मॉडिफाई करके प्लांक्स रख दिया, फोटॉन रख दिया। आइंस्टाइन ने इसको मशवरा दिया कि आप इस छोटे एनर्जी पार्टिकल को क्वांटा कहने की बजाय फोटॉन कहना शुरू कर दें। तो फोटॉन भी यही है, द स्मॉलेस्ट एनर्जी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू मोर पार्ट्स। तो हम उस फोटॉन की अगर एनर्जी देखें, उस छोटे पार्टिकल की एनर्जी देखें कि वो जो सबसे छोटा पार्टिकल है, एनर्जी पैकेट है जो मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, द स्मॉलेस्ट एनर्जी पार्टिकल दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, उसको आप फोटॉन का नाम दे देंगे। और उस फोटॉन की जो एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ फोटॉन, ये किसके बराबर होगी? एनर्जी ऑफ दैट फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव। मैंने बताया था कि जिस तरह से हम कहते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। अगर आप ये एक वेव गुजरने का जो एक वेव अगर 1 सेकेंड में गुजरेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होगी। अगर आप वेव्स की तादाद बढ़ा दोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अब दिस वेव इज कंपोज बाय स्मॉल पार्टिकल्स, ये मैं नहीं कह रहा, ये आइंस्टाइन और प्लांक्स कह रहे हैं। एंड दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर आल्सो कंपोज बाय स्मॉल पार्टिकल्स एंड दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड फोटॉन्स। इस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इस वेव की एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। इस वेव के हर फोटॉन की, हर एनर्जी पैकेट्स की एनर्जी ज्यादा होगी। इस फोटॉन की एनर्जी ऑफ वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कम है तो इसके हर फोटॉन की एनर्जी भी कम होगी। तो हम इस रिलेशन से इन दोनों को इक्वेट करते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब ये डिसाइड करना होगा कि किस फोटॉन का जिक्र किया जा रहा है। जिस फोटॉन इज अ स्मॉलेस्ट एनर्जी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसके फोटॉन्स की एनर्जी भी ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी एनर्जी भी कम, उसके फोटॉन्स की एनर्जी भी कम होगी। तो हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नाम दे देते हैं। तो बच्चों, जो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें तो उस स्पेक्ट्रम में सबसे कम एनर्जी वाली, सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव्स हैं वो लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं, ये लॉन्ग रेडियो वेव्स। उसके बाद आ जाती हैं एएम वेव्स, उसके बाद आ जाती हैं शॉर्ट रेडियो वेव्स, उसके बाद आ जाती हैं एफएम, उसके बाद आ जाती हैं बेटे माइक्रोवेव्स, उसके बाद आ जाती हैं आईआर यानी इंफ्रारेड, उसके बाद आ जाता है विजिबल रीजन, विजिबल रीजन के बाद आ जाता है यूवी यानी अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद आ जाती हैं एक्स रेज, और एक्स रेज के बाद सबसे ऊपर गैमा रेज आती। तो जैसे ही आप नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इन वेव्स एक दूसरे से इनके नाम डिफरेंट क्यों हैं? क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बदल रही है और ऊपर की तरफ जाते हुए इनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। तो जैसे आप नीचे से ऊपर शिफ्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो ये तमाम की तमाम वेव्स ऐसी शक्ल रखेंगी। ऑल द वेव्स आर कंपोज बाय स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, और वो स्मॉल एनर्जी पैकेट्स को
हम नाम देंगे बेटे फोटॉन्स का। और हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फोटॉन सेम एनर्जी नहीं रखते। हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो उसके एक एनर्जी पैकेट यानी एक फोटॉन की एनर्जी भी डिफरेंट होगी। यानी अगर मैं कहूं कि लॉन्ग रेडियो वेव के फोटॉन की एनर्जी को कंपेयर करो गैमा रेज के फोटॉन की एनर्जी से, तो बच्चों लॉन्ग रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो इसके फोटॉन की एनर्जी सबसे कम होगी, जबकि गैमा रेज के फोटॉन की एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा होगी, चूंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो बच्चों हमारे पास गैमा रेज का एक फोटॉन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी रखता है, जबकि लॉन्ग रेडियो वेव का एक फोटॉन 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रखता है। यू कैन इमेजिन दिस डिफरेंस। अगर इसको मैं 10 की पावर में लिखूं, दिस इज 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव 6, और ये 10⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रखता है। तो इतना ज्यादा इन दोनों के फोटॉन में फर्क है। हालांकि ये हैं दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फोटॉन्स, लेकिन इन दोनों के फोटॉन्स की एनर्जी में इतना डिफरेंस है। अब इसका हमें क्या फायदा होगा बच्चों? जिस वेव के फोटॉन की एनर्जी ज्यादा होगी उन फोटॉन्स को डिटेक्ट करना आसान होता है, और जिसके फोटॉन की एनर्जी कम होगी उनको डिटेक्ट करना कदरे मुश्किल होता है। हम यूं कह सकते हैं कि गैमा रेज की डिटेक्शन के लिए 1 या 2 फोटॉन काफी हैं, जबकि लॉन्ग रेडियो वेव की डिटेक्शन के लिए मिलियंस ऑफ फोटॉन की जरूरत पड़ेगी, फिर वो एनर्जी इस काबिल होगी कि वो अपनी डिटेक्शन दे सके। डिटेक्शन हमेशा एनर्जी की होती है। अगर एक फोटॉन की एनर्जी कम होगी तो उसकी कंबाइन उसके नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा करके हमें वो एनर्जी पूरी करनी होगी जिसको डिटेक्ट करना है। तो हम इसको कहेंगे कि इसके लाखों फोटॉन मिलकर डिटेक्शन देते हैं, जबकि गैमा रेज का 1-2 फोटॉन ही काफी होता है एनर्जी देने के लिए, अपनी डिटेक्शन बहाल करने के लिए। फिर बेटे हम इसकी प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम खत्म करें, तो प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करके हमारे पास जो चीज आएगी वो आएगा H कांस्टेंट, एंड दिस इज वेरी वेल नोन कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड दिस प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और इसके यूनिट्स आ जाएंगे जूल सेकेंड। तो इससे बेटे ये हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है जो कि E इज इक्वल टू HF के बराबर आ जाएगी हमारी एनर्जी ऑफ सिंगल फोटॉन। ये थोड़ा सा कंपैरिजन था आपकी डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का और डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फोटॉन का। एक नया कॉन्सेप्ट प्लैंक्स अजम्पशन के बाद हमारे हाथ लगा, वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें जो कि कॉन्टिन्यूअस नजर आती है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो छोटे छोटे जर्रात से मिलकर बनी है अगर हम इसको करीब से जाके देखें, एंड दीज एनर्जी पार्टिकल्स आर कॉल्ड फोटॉन्स। और हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फोटॉन की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती, वो डिपेंड करती है, और एनर्जी सेम नहीं होती, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होगी उसकी एक फोटॉन की एनर्जी भी ज्यादा होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसके एक फोटॉन की एनर्जी भी कम होगी। अब अगर हम पार्टिकल के ऊपर शिफ्ट हुए हैं तो फिर हमें मोमेंटम का भी पता होना चाहिए, क्योंकि हर पार्टिकल का मोमेंटम होता है। तो हम इसमें मोमेंटम ऑफ फोटॉन की अब बात करते हैं। मोमेंटम ऑफ फोटॉन, तो बच्चों मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, जबकि फोटॉन इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो हम इसमें कह सकते हैं कि फोटॉन का मोमेंटम m इंटू सी होगा, यानी मास और वेलोसिटी है तो यहां पर वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आ जाएगी, तो मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू सी के बराबर आ जाएगा। अब एक इक्वेशन आप वेल नॉन आइंस्टाइन की पहले पढ़ चुके हैं, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको फर्दर लिखूं mc डॉट सी लिख सकता हूं,
तो mc इज इक्वल टू मोमेंटम, एनर्जी आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं फोटोन की, E इज इक्वल टू hf, E की जगह hf आ गया, mc की जगह मोमेंटम आ गया इनटू c, और ये c इसकी डिवीजन में आ जाए तो मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाएगा hf ओवर c। बच्चों आपने वेव इक्वेशन तो पढ़ी ही होगी, वेव इक्वेशन होती है c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वैसे होती है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है तो c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो अगर हम ये चीज इसकी डिवीजन में ले आए c ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एफ, और c इसकी डिवीजन में ले जाए तो 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एफ ओवर c के बराबर आ जाएगा। यहां पर हम देखें तो f ओवर c है, तो h डिवाइडेड बाय f ओवर c इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा है, तो इसकी डिवीजन में लैम्डा आ जाएगा। तो हम मोमेंटम ऑफ फोटोन की बात करें तो फोटोन का मोमेंटम p इज इक्वल टू h ओवर लैम्डा के बराबर है। बच्चों अगर हम ऊपर वाले इक्वेशन में f की वैल्यू पुट करें, f इज इक्वल टू c ओवर लैम्डा है, तो हम इस फर्दर इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस में मुमासलत हो जाएगी। अगर आप सिंपल प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लैम्डा करते हैं, दिस इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन, और अगर प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट करते हैं, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। और एनर्जी ऑफ फोटोन के ऊपर भी हमारी काफी डिस्कशन हो चुकी, और मोमेंटम ऑफ फोटोन के ऊपर भी, कि हर पार्टिकल, जो भी पार्टिकल है उसका मोमेंटम होता है। लेकिन याद रहे ये दुनिया का वो वाहिद पार्टिकल है जिसका मैस नहीं है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एनर्जी होती है, ये मैस पार्टिकल नहीं है। अगर आप इसका कभी मैस फाइंड आउट करने के लिए इसको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे तो इसका मैस 0 होगा। फोटोन इज जस्ट एनर्जी पार्टिकल, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है, इसके पास कोई भी मैस नहीं है। अगर आप रेस्ट मैस निकालना चाहते हैं तो निकाल के देख लें, रेस्ट मैस ऑफ फोटोन। बच्चों एक इक्वेशन है जो पिछले आर्टिकल से मैं यूज करूंगा, m इज इक्वल टू एम नॉट और 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर और इसका स्क्वायर रूट। अब हम इसकी अगर वैल्यू को नोट करें, दिस इज द मैस इन मोशन, जिसे रेलेटिविस्टिक मैस भी बोलते हैं, दिस इज मैस एट रेस्ट, ये रेस्ट हालत में मैस है। अगर आप एक फोटोन को रेस्ट हालत में लेके आना चाहते हैं, यानी आप उसकी मूवमेंट को रोकना चाहते हैं, वैसे फोटोन मूव कर रहा होता है विद द स्पीड ऑफ लाइट, अगर हम उसको स्टॉप करना चाहें तो किस तरह से उसको रोकेंगे, उसके लिए हम कहेंगे कि आपका फोटोन मूव किसके साथ कर रहा है, विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को उसमें पुट करें तो m इज इक्वल टू एम नॉट ओवर 1 माइनस, अब v c के बराबर है, चूंकि फोटोन की वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, c स्क्वायर ओवर c स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 ये बेटे हमारे पास 0 हो जाएगा, तो m नॉट ओवर 0 समथिंग ओवर 0, ये बेटे इंफिनिटी आ जाएगा। हमें रेस्ट मैस ऑफ फोटोन चाहिए तो 0 इधर मल्टीप्लाई कर जाए, तो हमारे पास m नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई m, तो m नॉट की वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर। तो रेस्ट मैस ऑफ फोटोन, ये पिछले आर्टिकल का एक फार्मूला है, अगर स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं तो इसको प्रूफ को स्किप भी कर सकते हैं, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जस्ट ये रख लें याद कि रेस्ट मैस ऑफ फोटोन 0 होगा। फोटोन सिर्फ एनर्जी पार्टिकल है, ये ट्रेवल करते हुए ही अपना सब कुछ रख रहा है, ट्रेवल करते हुए इसके पास एनर्जी है, ट्रेवल करते हुए इसके पास मोमेंटम है, लेकिन रेस्ट हालत में इसके पास कोई मैस नहीं है। तो बच्चों ये सारी की सारी डिस्कशन तो हमारी फोटोन के ऊपर आ गई, हमारे ये पॉइंट्स तो अभी भी रह गए, लेकिन सारी डिस्कशन मैं फोटोन के ऊपर करने के बाद अब ये पॉइंट्स अगर आप समझेंगे तो आपको ये चीज चुटकियों में समझ आ जाएगी। दोबारा से रिवाइज कर देता हूं कि प्लैंक्स असम्पशन के अकॉर्डिंग एनर्जी कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब या एमिट नहीं होती,
ये जर्रात की शक्ल में एब्जॉर्ब या एमिट होती है, और हर जर्रे की अपनी एक एनर्जी होती है। हर जर्रे की वो एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि तमाम जर्रात सेम वेवलेंथ वाले नहीं हैं। फिर उनकी इंटेंसिटी एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है? हो सकता है कि कुछ जर्रात जो सेम वेवलेंथ वाले निकल रहे हों उनकी तादाद दूसरे जर्रात से डिफरेंट हो जिनकी वेवलेंथ उनसे डिफरेंट है। ये बात थोड़ी समझनी मुश्किल होगी, लेकिन अगर हमें ये समझ आ जाती है तो हमें उस इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन समझना आसान हो जाएगी। बच्चों, हमने नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहा था? हमने ये कहा था नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए है क्योंकि हर वेवलेंथ के ऊपर निकलने वाली लाइट एनर्जी डिफरेंट क्यों है, वो सेम क्यों नहीं आ रही। ठीक है, ये होती है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा ग्राफ चूंकि ऐसे जाता था और इस तरह से आ जाता है, ये शो कर रहा है कि हर वेवलेंथ की एनर्जी दूसरी से डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया था नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अगर तमाम वेवलेंथ की एनर्जी सेम होती, तमाम की इंटेंसिटी सेम होती, तो हम उसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। प्लांक्स के assumption के बाद ये पॉइंट बहुत आसानी से हमें समझ आ जाता है कि किसी भी ब्लैक बॉडी को जब आप हीट अप करोगे एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो उसमें से निकलने वाले जो एनर्जी के जर्रात हैं, उन जर्रात में जो 100 माइक्रोमीटर वेवलेंथ रखने वाले जर्रात हैं, हो सकता है उनके निकलने वाले फोटोन की तादाद जो है वो 100 हो। उससे ज्यादा जो वेवलेंथ है उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है, तो ब्लैक बॉडी से मे बी कि उस वक्त में 101 माइक्रोमीटर वेवलेंथ पहले से ज्यादा वेवलेंथ हो गई, उसके जर्रात जो है वो ज्यादा निकल रहे हो। मैं इस चीज को अगर ग्राफ की शक्ल में थोड़ा समझा पाऊं तो किस तरीके से मैं इसको बयान करूंगा। मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं कि हमारे पास जो ग्राफ था वो भी फिर कॉन्टिन्यूस नहीं है। आपको नजर जो आ रहा है, आपको लग रहा है कि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, जबकि प्लांक्स कहता है कि फिर वो भी स्ट्रेट लाइन नहीं। इस एक्सिस पे आपकी इंटेंसिटी है और इस एक्सिस पे आपकी वेवलेंथ है। वेवलेंथ इस डायरेक्शन में बढ़ रही। ग्राफ कुछ इस तरह से आया। पहला ग्राफ 1000 केल्विन पे था, 1000 केल्विन पे, जो ये शो कर रहा है कि इस वेवलेंथ के ऊपर इतनी इंटेंसिटी है, वेवलेंथ बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ गई। तो प्लांक्स कहता है कि उस ब्लैक बॉडी से इस वेवलेंथ के जितने फोटोन निकले हैं, जर्रात निकले हैं, इस वेवलेंथ के जर्रात की तादाद ज्यादा निकल रही है, इसलिए वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई। अगर जर्रात और ज्यादा निकलेंगे तो इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। अगर जर्रात कम निकलेंगे इंटेंसिटी कम निकलेगी। अगर जर्रात और कम हो जाएंगे तो इंटेंसिटी और कम हो जाएगी। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहती है कि तमाम वेव सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी की निकलती है, इसलिए इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में इंटेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये चीज प्लांक्स से समझ आ जाती है। प्लांक्स कहता है कि जब आप एटम को हीट अप करते हैं, हीट देना शुरू करते हैं, तो जो चीज हीट के बिल्कुल पास है वहां पर जो एटम्स हैं वो ज्यादा फोटोन निकालेंगे गर्मी की वजह से, और जो उसी मटेरियल की दूसरी साइड है वो हीट वाले सोर्स से दूर है, जहां पर आग लगी हुई है उससे दूर है, तो उसके एटम्स जो है वो कम फोटोन निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हर जर्रे ने अपना अपना एनर्जी का जर्रा निकालना है, और वो एनर्जी का जर्रा जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो निकलने वाला एनर्जी का जर्रा फोटोन है, और वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर के ऊपर, वेवलेंथ के ऊपर। ठीक है, अब एटम्स ऑसिलेट करते हैं, आपको ये पता है। उनके एटम की ऑसिलेशन तेज हो जाती है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं,
तो जब एटम, तमाम एटम को सेम हीट मटेरियल में नहीं मिलती, तमाम एटम सेम टेम्परेचर नहीं कैरी करते, बेशक आपने तमाम को 1000 केल्विन ही दिया हुआ है, लेकिन कुछ मटेरियल डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, कुछ दूर तक होता है, इस वजह से उसमें से निकलने वाली रेडिएशन के फोटॉन्स की तादाद बदल जाती है वेवलेंथ के बदलने से, और इस वजह से आपका ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यानी आप प्लांक्स के अकॉर्डिंग आप पूरे ग्राफ को ना समझें, ग्राफ में हर वेवलेंथ अलग अलग कंट्रीब्यूट कर रही है, हर वेवलेंथ का अलग अलग हिस्सा है। कुछ वेवलेंथ ज्यादा फोटॉन लेके आते हैं, उसकी पीक ज्यादा हो जाती है, बाकी की वेवलेंथ कम फोटॉन लेके आती हैं, उसकी पीक कम हो जाती है। क्लियर हो गया बच्चों? तो फिर दूसरा पॉइंट था कि एनर्जी, ये चीज भी अब हमें समझ आ जाती है कि एनर्जी इंटेंसिटी एक वक्त तक इंक्रीज क्यों होती है, बाद में डिक्रीज क्यों हो जाती है। तो एक वक्त तक एनर्जी इंक्रीज होने का ये ग्राफ की सेंस ही ऐसी बन गई है, लेकिन हमें कैसे समझना है ग्राफ को? हमें समझना है कि ग्राफ में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कुछ ज्यादा फोटॉन लेके आए, कुछ कम फोटॉन लेके आए, इसलिए जो ज्यादा फोटॉन लेके आए वो ज्यादा पीक पर चले गए, जो कम फोटॉन लेके आए वो थोड़े नीचे रह गए। तो ये इंटेंसिटी का बिहेवियर है। तीसरा पॉइंट है कि लैम्डा बैकवर्ड क्यों शिफ्ट हो जाता है। तो हम जब ग्राफ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लैम्डा की वेरिएशन पीछे क्यों शिफ्ट हो जाती है, लैम्डा मैक्सिमम यहां से यहां पर क्यों शिफ्ट हो जाता है। तो बच्चों इसकी बात यह है कि जिस वेवलेंथ पर पहले ज्यादा फोटॉन निकल रहे थे, जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, इसका 1260 केल्विन कर दोगे, तो उससे कम वेवलेंथ, यानी ये क्यों होगा ऐसा? फर्ज करें कि मैंने इस हाथ को हीट अप करना है, यहां से मैं आग दे रहा हूं, तो ये वाले एटम पहले 1000 पर हीट अप होकर जितने फोटॉन निकाल रहे थे वो मैक्सिमम थे। जब इन्हीं एटम्स को ज्यादा टेम्परेचर दूंगा तो इनकी वाइब्रेशन और तेज हो जाएगी, और वाइब्रेशन तेज होने से वेवलेंथ कम हो जाती है, तो इनके निकलने वाले फोटॉन भी टेम्परेचर बढ़ने से ज्यादा हो जाएंगे, इनकी वाइब्रेशन ज्यादा होने की वजह से वेवलेंथ कम हो जाएगी, इसलिए कम वेवलेंथ के ऊपर ज्यादा फोटॉन निकलेंगे। तो हमें ऐसे लगेगा जैसे टेम्परेचर बढ़ाने से लैम्डा मैक्स पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो असल में वो ही मटेरियल है, उस मटेरियल को जब आप टेम्परेचर दे रहे हैं, जिस पोर्शन पर हीट डायरेक्टली कनेक्टेड थी उस पोर्शन पर ज्यादा फोटॉन निकल रहे हैं, लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसी हिस्से के ऊपर एटम ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, तो ज्यादा वाइब्रेशन करते हैं, ज्यादा, उससे भी ज्यादा फोटॉन फिर निकालेंगे, लेकिन वाइब्रेशन भी तेज हो जाएगी जिससे उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो दो अलग अलग पॉइंट हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से उन्हीं एटम्स में से ज्यादा फोटॉन निकलेंगे, ग्राफ ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और नंबर 2 दूसरा पॉइंट है कि टेम्परेचर बढ़ाने से उन एटम की वाइब्रेशन बढ़ जाएगी जिससे वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो हमें ऐसे लगेगा कि लैम्डा मैक्स पीछे शिफ्ट हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। चौथा पॉइंट था कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर पावर 4। तो ये चीज कंप्यूटर ने कंप्यूट करनी है, हाथ से इसको ग्राफ को कंप्यूट नहीं कर सकते, ये जस्ट कैलकुलेशन के रिलेटेड है। पहले 3 पॉइंट्स जो है वो आपकी थ्योरी ने एक्सप्लेन करने हैं, मॉडर्न और क्लासिकल थ्योरी ने, और चौथा पॉइंट जो है ये कंप्यूटर से उसके ग्राफ का एरिया जो है वो आपने फाइंड आउट कर लेना। बच्चों ये पॉइंट्स हैं हमारे पास, चारों पॉइंट्स जो ऑन द बेस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स भी हमने समझे, ऑन द बेस ऑफ मॉडर्न एक्सप्लेनेशन भी समझे। तो हमें जो बेहतर एक्सप्लेनेशन लगी वो मॉडर्न एक्सप्लेनेशन लगी, प्लांक्स की अजम्पशन लगी, जिसने हमें सिखाया कि एनर्जी की एमिशन और एब्जॉर्प्शन हमेशा पैकेट्स की शक्ल में होगी, डिस्क्रीट होगी, कॉन्टिन्यूस नहीं होगी, और हर एनर्जी पैकेट्स को क्वांटा का नाम देंगे। बाद में क्वांटा को फोटॉन का नाम दे दिया गया बाय आइंस्टाइन ने इसका नाम फोटॉन रख दिया गया था। ओके बेटे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।